पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो पहला लॉ ये कहता है कि पेन को गिरा दो फिर उठा दो और फिर लिखो। तो पहला लॉ ये कहता है कि आपके पास इस तरह से एक, देखो मान लो ये एक टेबल है और ये टेबल पे रखा हुआ एक ब्लॉक है, ठीक है। अब इस पे देखो, मान लो इसका मास है जो कैपिटल एम है, तो इसका मास तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, है ना। अच्छा, क्या सिर्फ यही होगा? नहीं, है ना। अगर वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है मास, तो यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो अपोजिट रिएक्शन भी होगा, जरूर जरूर होगा। लो जी, ये आ गया आपका नॉर्मल रिएक्शन, ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये ब्लॉक ना तो नीचे जा रहा है ना हवा में उड़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा इसको। लेकिन जैसे ही हम इस पर क्या करेंगे, जैसे ही हम इस पर फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। मान लो ये मैंने इस पर फोर्स लगाई, इसको बोलता हूँ अप्लाइड फोर्स, इसको पी से लिखते हैं, हम डायरेक्शन कर देते हैं अप्लाइड फोर्स। जैसे हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पर आना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। मान लो ये एफ जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की आप बात करते हो, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा पैरेलल होगी किसके? कॉन्टैक्ट सरफेस के। ये देखो, ये है ना सरफेस इन कॉन्टैक्ट, इसके ये क्या है? पैरेलल है ना। या तो पैरेलल बोल सकते हो या टेंजेंशियल बोल सकते हो, पैरेलल बोलोगे या टेंजेंशियल बोल सकते हो। तो मतलब ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इट इज ऑलवेज पैरेलल और टेंजेंशियल। पैरेलल बोल सकते हैं, टेंजेंशियल बोल सकते हैं, टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। सही है ना। ये है आपका पहला लॉ कि आपके पास जो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी वो हमेशा क्या होगी? पैरेलल होगी या टेंजेंशियल होगी टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो ये वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आई, देखो ये सरफेस आपको आपके कॉन्टैक्ट में है, क्या इसके पैरेलल है? पैरेलल है ना। तो यही कहता है ये लॉ कि आप जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करते हो, जो बॉडी अप्लाई करती है, तो वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा क्या होनी है भाई? पैरेलल या टेंजेंशियल होनी है टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, बड़ा सिंपल सा डायग्राम देख के सीधा अंडरस्टूड हो जाता है ये क्या बातचीत चल रही है। सही है ना। नेक्स्ट करें, लिखो 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 लिखना है तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज पैरेलल, the force of friction is always parallel or tangential to the surface in contact। तो ये नहीं टेढ़ी मेढ़ी लगती है, बिल्कुल पैरेलल लगती है सरफेस इन कॉन्टैक्ट के साथ। ठीक है, कर लिया, मिटवा दें इसको। चलिए नेक्स्ट करें। अच्छा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नेक्स्ट लॉ ये कहता है कि ऐसा है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, सेकंड लॉ कहता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, कि आपके जो सरफेस कॉन्टैक्ट में आ रही है उसका नेचर कैसा है, मतलब रफनेस कितनी है। ठीक है, वो इसके नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे ज्यादा लगनी है, किस पे कम लगनी है, वो डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, कि जो सरफेस कॉन्टैक्ट में आ रही है उसका नेचर कैसा है, वो रफ है, स्मूथ है, कैसी है, इस बात पे डिपेंड लगता है कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगनी है। इस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगनी है। दोनों ही बड़ी स्मूथ सरफेसेस हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगने वाली है ना। अगर दोनों ही बड़ी ज्यादा रफ सरफेसेस हैं तो उन पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लग रही है। तो किस पे कम लगनी है, किस पे ज्यादा लगनी है, इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि जो आपकी सरफेसेस इन कांटेक्ट में आने वाली हैं उनका नेचर कैसा है, मतलब वो कितनी रफ हैं, वो कितनी स्मूथ हैं, वो नेचर। ठीक है, दैट नेचर। ठीक है, यानी क्या आप लोग कह सकते हो, रफनेस कितनी है सरफेसेस में, उस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी। सही है। ठीक, एक और लॉ पढ़ लेते हैं। तीसरा लॉ ये कहता है भाई साहब ऐसा है, मान लो ये 1 kg का है छोटा है लेकिन 1 kg का है, और ये है बड़ा, मान लो ये लेकिन है ये 1 kg का, है ना। मान लो इस तरह से एक टेबल है, ये वो दोनों टेबल वुड के बने हुए हैं, ये दोनों जो मैंने यहाँ पे ब्लॉक रखे किसके, आयरन के हैं। ये 1 kg का, ये 1 kg का है। बस फर्क ये है
कि ये छोटा है और ये थोड़ा साइज में बड़ा है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेम लगने वाली है, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ज़्यादा एरिया था तो उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन लग जाएगी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट में कम एरिया है तो उसको आसानी से हिला देंगे, ऐसा थोड़ी होता है ना, ऐसा नहीं होता। सेम वेट सेम मास है इसका, एरिया इसका कम एरिया इसका ज़्यादा। तो याद रखना, ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट होता है जो बच्चों के दिमाग में रहता है, उनको लगता है कि इसमें ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगनी है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो यही है, थर्ड लॉ यही कहता फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। सही है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करती है ना। कि अगर आपके पास इस तरह से, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, एक टेबल पे एक आयरन का ब्लॉक रखा होगा, दोनों टेबल पे एक एक आयरन का ब्लॉक रखा है, इनका वेट सेम है, ये 1 kg ये 1 kg, लेकिन एक का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है और एक का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा है, तो इससे ये नहीं होगा कि हाँ इसमें ज्यादा फ्रिक्शन लगनी है इसमें कम फ्रिक्शन लगनी, नहीं बराबर लगनी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, इट डजंट मैटर, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, समझ आ गया। तो इसका फोर्थ लॉ ये कहता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो लास्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, वो किस बात पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है हमारे नॉर्मल रिएक्शन पे। किस पे? नॉर्मल रिएक्शन पे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, समझाता हूं इसको अच्छे से, और लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी, ये किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन पे। समझते हैं क्या है? मान लो इस तरह से, सपोज कर लो एक टेबल है, टेबल पे रखा हुआ एक ब्लॉक है। ठीक, अब इस ब्लॉक पे तुम्हें तो पता ही है, तुम तो महाज्ञानी हो चुके हो। अब यहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स mg एक्ट करेगी, अगर इसका मास m है, कैपिटल M है, तो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट करेगा, है ना, ये R है। अब तुमने तो एक फोर्स भी अप्लाई की, दैट इज द अप्लाइड फोर्स, मान लो P इज द अप्लाइड फोर्स। देन जैसे ही तुम अप्लाइड फोर्स करते हो तो कोई ना कोई तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एक्ट करती है अपोजिट डायरेक्शन में, मान लो दैट ऑफ इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और अब अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मतलब तुमने अब इतनी ताकत लगा दी है कि भाई बस ये बिगिन टू स्लाइड है, बस अब हिलने ही वाला है, तो दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन को मैं एक काम करूं FL लिख दूं, है ना, ये दिखाने के लिए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो ये ला कहता है कि ये जो तुम FL लिखोगे ना, ये जो तुम लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखोगे ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन। इस पे डिपेंड करता है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द R। तो अब बताओ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ हटाना हो तो एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, और ये कांस्टेंट यहां पे क्या है? म्यू एल, इसको बोलते हैं म्यू एल। ठीक, दैट इज व्हाट इज म्यू एल? इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। हर एक सरफेस का अलग अलग होता है कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है जी, व्हाट इज म्यू एल? इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये वैल्यू होती है, यहां से डिसाइड होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी लगनी है। FL इज इक्वल टू म्यू एल आर। ये कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? वही नेचर ऑफ द सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का ज्यादा भी हो सकता है कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, किसी का कम भी हो सकता है ना। हो सकता है आपको 1 kg का आयरन का ये जो बॉक्स है, इसको जो स्मूथ सरफेस है ना, उस पे इसको स्लाइड करना आसान है, क्योंकि R तो बराबर है उसके केस में, लेकिन म्यू एल कम है। लेकिन इसी 1 kg के जो हमारा जो ये आयरन का बॉक्स होगा, इसको रफ सरफेस पे चलाना मुश्किल है। क्यों? तब तो R सेम है ना उसका दोनों केसेस में, बट वहां पर म्यू एल ज्यादा है ना। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक हिसाब से देखा जाए तो डिपेंड करके किस पे? R पे, और किस पे? म्यू पे। और म्यू क्या चीज है? म्यू किस पे डिपेंड करता है? सरफेस ऑफ द नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट, वो जो हमने पहले पढ़ लिया है ना, उसी पे डिपेंड कर रहा है। समझ आया? तो आ जाके बात किस पे आई? R पे। वही R मतलब कौन? mg, कितना भारी है ना, उस पर डिपेंड करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ना कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। कहीं आ रहा है यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट? कहीं कुछ नहीं आ रहा। एक तो नेचर आ रहा है और दूसरा R आ रहा है। ठीक, तो ये आपका आ गया फोर्थ लॉ। समझ आ गया यहाँ तक? कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? अब फिफ्थ लॉ क्या कहता है? बस सिंपल सी बात है,
सेम ही कहानी है उसकी। वो कहता है द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग की जगह काइनेटिक लिख दो, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन तो होती है, उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। वो भी नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होती है उसकी जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है भाई साहब? हाँ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? नॉर्मल रिएक्शन के। तो अगर मान लो ये मेरा एक बॉक्स है आयरन का किसी चीज का, इसको टेबल पे रखा हुआ है, तो mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, r अपवर्ड एक्ट करेगा। तुमने फोर्स लगाई, अप्लाइड फोर्स P। अब एफ एल की जगह हम क्या लिख देंगे? मान लो एफ और के डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है ना। देन और मान लो ये ब्लॉक चल भी पड़ा है, ठीक है, सपोज करो ये ब्लॉक चलने लगा अब, और अगर ये ब्लॉक चलने लगा है तब तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? चल रहा है तो भी फ्रिक्शन आ रही है, वो फ्रिक्शन जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? नॉर्मल रिएक्शन। देन यहाँ पे आ जाएगा ये के, यहाँ आ जाएगा म्यू के। देन व्हाट इज म्यू के? इट इज अ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इट्स अ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और इसका मतलब क्या हुआ? कौन ज्यादा बड़ा है? म्यू एल ज्यादा बड़ा होगा कि म्यू के ज्यादा बड़ा होगा? क्या लगता है? ऑलवेज म्यू एल ग्रेटर देन म्यू के, है ना। म्यू एल तो मुझे लगता है बड़ा ही होना चाहिए, तभी तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम रहती है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या रहती है? कम रहती है। लिख लिया? इसको लिखना है, लेट अस कंसीडर करके लिखना है। लिखना तो लिख दो, इसको लिखो, पिछले वाले को वैसे लिख देना, है ना। लेट अस कंसीडर देयर इज ए बॉडी ऑफ मास m। लिख लो, लेट अस कंसीडर, क्या क्या कंसीडर किया लिख दो। लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर किया? देयर इज ए बॉडी ऑफ मास, हाँ कैपिटल M लिखा तो कैपिटल M लिख दो, मास कैपिटल M, ठीक है। जो है यार सामने दिख रहा है। देन क्या क्या? द फॉलोइंग फोर्स विल एक्ट ऑन द बॉडी ऑन द टेबल। लेट इज द बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द टेबल। कहाँ रखी है? टेबल पे रखी है ना, वो लिख दो ऑन टेबल, ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल टेबल है ये, ठीक है ना। अब द फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट ऑन इट, द फॉलोइंग फोर्सेस विल एक्ट ऑन इट, विल एक्ट ऑन इट, ऑन इट। कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है? देखो, पहली वेट mg, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, सही है ना, ठीक। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, सही है। उसके बाद लेट किया आपने P विद अप्लाइड फोर्स, P विद अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। और यहां पे F K क्या है? F K विद काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये कहानी लिखनी है पहले, फिर लिखना है देन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देन अकॉर्डिंग टू लॉ एफ के दैट इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। बस खत्म। ये स्टोरी पिछले वाले में भी लिख देना, पिछले लॉ में भी ये लिख देना, ठीक है। एग्जाम में लिखना होगा तो थोड़ा बना बना के लिखना पड़ता है यार, सिर्फ डायग्राम लेके नहीं लिखना है, पूरा लिखना पड़ेगा उसमें आपको। तो सिंपल सी कहानी है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नॉर्मल रिएक्शन के। तो हमने क्या कंसीडर किया? लेट अस कंसीडर देयर इज अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द टेबल, ठीक है। द फॉलोइंग फोर्सेस विल एक्ट ऑन इट। कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? द वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स जो तुमने धक्का दिया वो मान लो इस डायरेक्शन में लग रहा है, देन अप्लाइड फोर्स डायग्राम में दिख ही रहा है, एज शोन इन फिगर लिख दो, लिख दो एज शोन इन फिगर भाई साहब, जैसा फिगर में दिखाया गया है एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया? ये आई अप्लाइड फोर्स, वो आई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देन वही लॉ ये कहता है कि जो आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होनी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? आर के। और देन प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो म्यू के लिख दिया। व्हाट इज म्यू के? इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। और इस बात पे डिपेंड करता है ना, कि कितनी फ्रिक्शन लगनी है किसी बॉडी पे। समझ आया? ठीक है। आती कब है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? जब बॉडी मूव कर रही है या फिर करने की कोशिश कर रही हो तब भी लगेगी, ठीक है।
ऐसे बड़ी बड़ी बॉडी ऐसे टेबल रखा हुआ है, क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है इस पर? नहीं लग रही है ना। आएगी तभी ना जब तुम धक्का लगाओगे, अप्लाइड फोर्स आएगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी। तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो तो वही सब, फिर रिश्तेदार भी कुछ नहीं बोलेंगे, अच्छा लड़का कुछ नहीं करता, वो भी खुश। तुम कुछ करने वाले हो है ना, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो किसी अच्छे, तब वो भी बोलना शुरू हो जाएंगे, ये इसने किया ही है, ये छड़ा मोटरसाइकिल चलाता, इतना कितना था क्या है ना। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ज़िंदगी में, है ना। ठीक है, फिर इतना ही करते हैं आज।